हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 22 नवंबर के करंट अफेयर्स। और आज की जो न्यूज़ है ना, उसमें हम पर्सन और पर्सनालिटी जो है उनके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी सारे अवार्ड्स यहाँ पे न्यूज़ में है। आज हम इंटरनेशनल एमी अवार्ड पे डिस्कशन करेंगे, हलाल सर्टिफिकेट क्या है उस पर भी हमें डिस्कशन करना है, एंड उड़ीसा स्टेट में अब आने वाली है मेट्रो, तो किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो भी हम देखेंगे, और कुछ एक इम्पॉर्टेंट हम डिफेंस की एक्सरसाइज पे भी डिस्कशन करेंगे। काफ़ी सारे रिवीजन क्वेश्चन हैं आज, और क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जो लोग पहली बार आज हमारे करंट अफेयर्स को देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं, अगर आप परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं तो आज के क्लास के करंट अफेयर्स की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो आसानी से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। क्लियर? एंड ऑब्वियस सी बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर पहली बार आ रहे हैं, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देंगे आने वाले एग्जाम के लिए। डन है? तो आइए बात करेंगे डायरेक्टली हम कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन से। सबसे पहली है माधुरी दीक्षित। ठीक है, माधुरी दीक्षित, अब यहाँ पे देखिएगा, गोवा में फिल्म अवार्ड्स हो रहे हैं, और इन्हें, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आपको पता है कि फिल्म इंडस्ट्री में है माधुरी दीक्षित, इसलिए इन्हें स्पेशल रिकॉग्नाइज कैटेगरी में भारतीय सिनेमा अवार्ड दिया जा रहा है 54th IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि गोवा में हो रहा है। 54th नंबर का एडिशन है, 54वें नंबर का ये संस्करण है। कहाँ पर हो रहा है? गोवा में हो रहा है, और यहाँ पर माधुरी दीक्षित को SRC मतलब स्पेशल रिकॉग्नाइज कैटेगरी में भारतीय सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और इस अवार्ड की अनाउंसमेंट किसने की है? अनुराग ठाकुर जी के द्वारा, अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा बेसिकली अनाउंसमेंट की गई है इस अवार्ड की। अनुराग सिंह ठाकुर कौन है? तो हमें पता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स को संभालते हैं कौन? अनुराग सिंह ठाकुर। इस पूरी सेरेमनी में गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत भी प्रेजेंट थे, जिनके द्वारा 54th नंबर के फिल्म फेस्टिवल या इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की शुरुआत की गई। अगर हम माधुरी दीक्षित के बारे में बात करें तो इनको 6 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुके हैं। ठीक है, 14 टाइम्स इनको नॉमिनेट किया गया है, और 6 बार इनको फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं। इसके अलावा यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर भी रही हैं इंडिया की 2014 में माधुरी दीक्षित। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, आपको याद रखना है 2 बातें। पहली बात है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का कौन सा एडिशन हो रहा है? 54th नंबर का एडिशन गोवा में हो रहा है, और स्पेशल रिकॉग्नाइज कैटेगरी में भारतीय सिनेमा अवार्ड किसे दिया जा रहा है? माधुरी दीक्षित को। अब इस सेरेमनी की शुरुआत हुई है, कई सारी मूवीज़ को देखा जाता है, स्क्रीनिंग होती है, पूरी कमेटी बनती है, फिर बेस्ट फिल्म का अवार्ड, बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड, बेस्ट एक्टर, ये सब जब अनाउंस होंगे तब हम उनको डिस्कस करेंगे। मतलब वापस से हमें 54th नंबर के फिल्म अवार्ड्स को डिस्कस करना पड़ेगा फ्यूचर में। डन है? चलिए अब बात करते हैं गोवा से एक और इम्पॉर्टेंट अवार्ड के बारे में। तो देखिएगा, गोवा गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड किस गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है? तो गोवा गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया है, और ये पहला एडिशन है। फर्स्ट टाइम इन अवार्ड को दिया जा रहा है। कब दिया जाएगा? नेक्स्ट मंथ दिया जाएगा, 13 दिसंबर को दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि 13 दिसंबर को बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर मनोहर पारिकर की, जो कि गोवा के CM रहे हैं। डन? तो डॉक्टर मनोहर पारिकर जो अवार्ड है, युवा साइंटिस्ट अवार्ड, पहली बार दिया जा रहा है बाय द गोवा गवर्नमेंट। और इसके लिए चुनाव किसका हुआ है? सिलेक्शन किसका हुआ है? तो इसरो के साइंटिस्ट है, इसरो के साइंटिस्ट है डॉक्टर माधव राज। ये है इसरो के साइंटिस्ट जिनका नाम है डॉक्टर माधव राज। चंद्रयान 3 से भी एसोसिएटेड थे। ठीक है, UR राव सैटेलाइट सेंटर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्ट हैं, और इनको ये अवार्ड दिया जाएगा नेक्स्ट मंथ। और ये अनाउंसमेंट किसने किया है? गोवा के जो चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत के द्वारा अनाउंसमेंट किया है। इस अवार्ड में 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, कितने रुपए दिए जाएंगे? 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। कौन सा एडिशन है? पहला एडिशन है। किसने शुरू किया? तो गोवा गवर्नमेंट ने शुरू किया। कुछ और इम्पॉर्टेंट पर्सन को जानने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है अबाउट द SSA जनरल अवेयरनेस टारगेट 2024 कोर्स। अब देखिएगा, IB का नोटिफिकेशन भी आया है, कल मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दूंगी अबाउट द IB। लगभग 900 वैकेंसी आउट हुई हैं ACIO की। अगर आप चाहें तो खुद भी चेकआउट कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें जनरल अवेयरनेस इंपॉर्टेंट रोल दिखाता है। अगर आप IB के एग्जाम की बात करें तो उसमें 20 नंबर का
जनरल अवेयरनेस, और 20 नंबर का जो है वो स्टैटिक पूछा जाएगा। इस तरीके से मतलब 40 नंबर का वेटेज आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप अगर जनरल अवेयरनेस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। परचम के एप्लीकेशन पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल और इंडिविजुअल कोर्सेज भी अवेलेबल है। डन। आइए हम बात करते हैं कुछ और पर्सन जो न्यूज़ में है। चलिए अब बात करते हैं एमी अवार्ड्स के बारे में। देखिए यहाँ पे कुछ अवार्ड ऐसे होते हैं जिनकी कैटेगरी भी पूछ ली जाती है कि किस सेक्टर में या किस कैटेगरी में ये अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे कि एमी अवार्ड है, ग्रेमी अवार्ड्स हैं, तो इनकी कैटेगरी भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एमी अवार्ड जो है वो टीवी इंडस्ट्री या टेलीविज़न के सेक्टर में जो एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर वगैरह काम करते हैं, तो टेलीविज़न सेक्टर में जो अवार्ड दिया जाता है वो एमी अवार्ड होता है, ठीक है। इतनी चीज़ें। तो यहाँ पर 2023 के एमी अवार्ड्स को अनाउंस किया गया है और यहाँ पर आप कुछ पर्सन्स को देख रहे हैं। ये तीनों पर्सन इंपॉर्टेंट है। एकता कपूर, ठीक है, आप जानते हैं इन्होंने कई सारे टीवी शोज़ बनाए हुए हैं, बालाजी से रिलेटेड है, राइट। ये है वीरदास जो कि कॉमेडियन है, और है शेफाली शाह। आप लोगों ने दिल्ली क्राइम जो सीरीज़ है वो देखी होगी, तो आपने इनका रोल देखा होगा, ठीक है। हालांकि इनको अवार्ड नहीं मिला, लेकिन नॉमिनी थी, ये बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनी थी, लेकिन अवार्ड नहीं मिला। बाकी इन दोनों को अवार्ड मिला है। कौन से अवार्ड मिले हैं आइए हम बात करते हैं। तो इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 के बारे में बात कर रहे हैं। एकता कपूर जो कि एक टीवी शो की डायरेक्टर है, ठीक है, कई सारे इन्होंने टीवी शोज़ बनाए हैं, तो इन्हें 51st इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड दिया है। ये फर्स्ट इंडियन वीमेन फिल्म मेकर बन गई है जिन्हें इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड दिया गया है। तो ये पहली महिला है जिनको ये अवार्ड दिया है इंडिया से। एकता कपूर इनका नाम है। वीरदास, तो वीरदास कौन है? एक कॉमेडियन है। इन्हें इंटरनेशनल एमी फॉर कॉमेडी दिया गया है और ये अपना अवार्ड जो है वो शेयर करेंगे डेरी गर्ल्स सीज़न 3 जो सीरीज़ है कॉमेडी, उसके साथ ये शेयर करेंगे। अब ये जो वीरदास है ना, ये भी पहले आप बोलेंगे कॉमेडियन बन गए हैं भारत से जिनको ये एमी अवार्ड मिला है, ये सम्मान मिला है। अब बेस्ट एक्टर की बात करें तो इंटरनेशनल एमी फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर, ये अवार्ड दिया है मार्टिन फ्रीमैन को फॉर द रिस्पॉन्डर। वहीं अगर हम एक्ट्रेस की बात करते हैं तो देखिए एक्ट्रेस के लिए जो नाम गया था नॉमिनेशन में, वो नॉमिनेशन में जो नाम गया था वो दिल्ली क्राइम की जो एक्ट्रेस है शेफाली शाह, उनका नाम गया था, लेकिन वो नॉमिनी थी। फाइनल जो अवार्ड दिया गया है वो कार्ला सऊजा को दिया गया है, ठीक है। इनको ड्रामा सीरीज़ के लिए बेसिकली एक्ट्रेस अवार्ड दिया है, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। इन अवार्ड की शुरुआत जो है वो 25 जनवरी 1949 में हुई थी। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री भी आप पढ़ सकते हैं, मारियो पोल द पीपल्स स्टोरी। डन। अगले पर्सन जो न्यूज़ में है वो है लग्जमबर्ग से, लग्जमबर्ग के नए प्राइम मिनिस्टर। तो आपको यूरोप कॉन्टिनेंट जाना पड़ेगा। यूरोप कॉन्टिनेंट में आपको यहाँ पर एक छोटी सी कंट्री दिखाई दे रही होगी विच इज़ लग्जमबर्ग, और यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं ल्यूक फ्रिडेन। ल्यूक फ्रिडेन कहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए? तो आंसर हो जाएगा लग्जमबर्ग के। अच्छा, ये कौन है? आर माधवन है, सभी को पता है। एको, एको आपने इंश्योरेंस के बारे में सुना होगा, है ना, कई सारी ऐड आपको देखने को मिलती है। तो एको ने पार्टनरशिप की है आर माधवन के साथ फॉर देयर वॉइस ऑफ द कस्टमर कैंपेन के लिए बेसिकली साइन किया गया है। चलिए अगले अवार्ड के बारे में बात करते हैं, दहन प्राइज़। ये अवार्ड पंजाबी लिटरेचर के लिए दिया जाता है एंड वन ऑफ द कह सकते हैं कि मोस्ट प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल अवार्ड जो है पंजाबी लिटरेचर के लिए दिया जाने वाला है, इंटरनेशनल अवार्ड है। और पहली वीमेन बन चुकी हैं यहाँ पर दीप्ति, ठीक है, तो इनका नाम भी याद रखना है। आइए बात करेंगे। दीप्ति बबूता बिकम द फर्स्ट वीमेन टू बैग दहन प्राइज़ फॉर द पंजाबी लिटरेचर। तो मोहाली बेस्ड है ये, जिनका नाम है दीप्ति बबूता, और ये पहली वीमेन बन गई हैं जिनको दहन प्राइज़ दिया जा रहा है पंजाबी साहित्य में, पंजाबी लिटरेचर में। और ये लार्जेस्ट इंटरनेशनल लिटरेसी अवार्ड है जो कि पंजाबी लैंग्वेज में दिया जाता है। तो ये अवार्ड आपको याद रखना है। पहली चीज़, ये अवार्ड कब से दिया जा रहा है? 2013 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी,
ठीक है, कौन देता है ये अवार्ड? तो कनाडा इंडिया एजुकेशन सोसाइटी और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। अब इनका एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जिसके लिए अवार्ड दिया गया है। तो इसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो हंगर ब्रीथेथ लाइक दिस, हंगर ब्रीथ्स लाइक दिस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, अब ये कौन है? तो ये है प्रसून जोशी, सभी को पता है। ठीक है, प्रसून जोशी जो कि उत्तराखंड गौरव भी हैं, और बाजू में दिखाई दे रही हैं आपको यहाँ पर डॉक्टर हेमा जोशी जो कि उत्तराखंड से हैं। तो डॉक्टर हेमा जोशी ने एक बुक लिखी है और उस बुक का नाम है दो पलकों की छाँव में। बुक का नाम क्या है? दो पलकों की छाँव में, जिस बुक को लिखा है डॉक्टर हेमा जोशी ने। और बुक को लॉन्च किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा प्रसून जोशी के द्वारा इस बुक को लॉन्च किया गया है, जो कि प्रेजेंटली चीफ है CBFC। ठीक है, CBFC के अभी क्या है प्रेजेंटली? तो आंसर हो जाएगा चीफ है प्रसून जोशी। डन। फिल्म सर्टिफिकेशन बॉडी के बारे में हम बात कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट है, अगले पर्सन है विनय तोनसे। इन्हें यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा बेसिकली कैबिनेट की एक मीटिंग के बाद फैसला लिया गया है कि आने वाले 2 इयर्स के लिए जो MD होंगे SBI के, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर SBI के, किसे बनाया गया है? तो विनय M तोनसे को बनाया गया है। मतलब ये 2025 तक SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे। SBI में एक चेयरमैन होता है और 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, उनमें से एक हो जाएंगे कौन? तो आंसर हो जाएगा विनय M तोनसे। डन। अगले पर्सन जो न्यूज़ में है वो है सर्बिया के प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर जिनका नाम है नोवाक जोकोविच, और इन्होंने 7th नंबर का ATP फाइनल टाइटल अपने नाम किया है। ये टाइटल या ये टूर्नामेंट कहाँ हो रहा था? तो आंसर हो जाएगा इटली में हो रहा था, और वहाँ पे नोवाक जोकोविच ने हिस्ट्री क्रिएट की है और 7th नंबर का ATP फाइनल टाइटल जीता है। अगर हम बात करते हैं इस पूरे साल की, तो साल की जो शुरुआत इन्होंने 2023 में की थी, तो इन्होंने 10th नंबर का ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। इसके बाद इन्होंने 23rd नंबर, मतलब इनके 23 ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं सिंगल टाइटल, जब इन्होंने फ्रेंच ओपन को जीता था। और इन्होंने राफेल नडाल का भी जो कह सकते हैं हिस्ट्री थी या उनका जो अचीवमेंट था उसको भी, रिकॉर्ड को भी ब्रेक करने का काम किया है। ठीक है, अगली पर्सन के बारे में बात करते हैं। ये है रोजलिन कार्टर। शी पास्ड अवे रिसेंटली। कौन थी ये? तो ये वाइफ थी जिमी कार्टर की। जिमी कार्टर कौन थे? तो जिमी कार्टर USA के प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ USA। तो ये क्या कहलाएंगी? फर्स्ट लेडी कहलाएंगी, क्योंकि आपको पता है जो USA के प्रेसिडेंट होते हैं उनकी जो वाइफ होती है उनको फर्स्ट लेडी कहा जाता है। तो फॉर्मर फर्स्ट लेडी ऑफ USA पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 96, जिनका नाम क्या था? तो नाम था यहाँ पर रोजलिन कार्टर। डन इतनी चीज़ें। इनके जो हस्बैंड थे, मतलब जिमी कार्टर, ये 1977 से 1981 तक USA के प्रेसिडेंट रहे हैं, और ये लॉन्गेस्ट मैरिड US प्रेसिडेंशियल कपल रहे हैं, मतलब सबसे लंबे समय तक एज अ मैरिड कपल इनके हस्बैंड और ये जो थी वो फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट लेडी रहे हैं USA के। ठीक है, इतनी चीज़ें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे। आइए अब हम कुछ स्टेट न्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा उत्तर प्रदेश। देखिएगा, 21 नवंबर को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड फिशरी डे। 21 नवंबर को हमने वर्ल्ड फिशरी डे सेलिब्रेट किया, जिसके लिए हमने नई दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस भी लगाई थी। न्यू दिल्ली में हमने 21 नवंबर और 22 नवंबर को 2 दिन की एक कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की थी, ग्लोबल फिशरी कॉन्फ्रेंस 2023। तो इस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर इनलैंड फिशरी दिया गया है। मतलब इनके जो एरिया है, जो फिशरी का सेक्टर है, वो इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, और जो प्रोडक्शन हुआ है फिश का वो भी इम्प्रूव हुआ है। बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर इनलैंड फिशरी किसे दिया गया है? उत्तर प्रदेश को दिया गया है। इन्होंने 9.15 लाख मेट्रिक टन जो है वो फिश का प्रोडक्शन किया है एक साल में। डन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले एक लिस्ट के बारे में। हम बात कर रहे हैं बेंगलुरु टॉप्स इन वीमेन लेड स्टार्टअप। रिसेंटली हमको पता चलता है कि इंडिया जो है वो 3rd नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में स्टार्टअप के मामले में। USA चाइना को अगर हटा दिया जाए तो भारत 3रे नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड में स्टार्टअप के मामले में। और वही बेंगलुरु जो कि कैपिटल सिटी है कर्नाटका की, वो टॉप है वीमेन लीड स्टार्टअप में, ऐसे स्टार्टअप जिनको महिलाओं के द्वारा चलाया जा रहा है। और उनकी संख्या कितनी है? 1783 है। 2nd नंबर पे मुंबई है एंड 3rd नंबर पे आपको दिल्ली
दिल्ली देखने को मिलेगा। ये रिपोर्ट बेसिकली किसने पब्लिश की है, तो ट्रैक्सॉन के द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। साथ ही साथ जो आपका कर्नाटका स्टेट है वो पहला स्टेट है जो कि 50 लाख रुपीस तक देता है फॉर इनोवेशन वर्क। जो वीमेंस स्टार्टअप्स होते हैं उनको फंडिंग करता है विदाउट उनकी इक्विटी को लिए हुए। तो ये भी एक अच्छी बात है जिसके कारण यहाँ पे स्टार्टअप कल्चर बेंगलुरु में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। डन। चलिए अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं उड़ीसा गवर्नमेंट के बारे में। उनकी कैबिनेट ने बेसिकली अप्रूवल दे दिया है और डीएमआरसी के साथ साइन किया है। तो डीएमआरसी क्या है, उड़ीसा स्टेट में मेट्रो का लाइन बिछाने का काम करेगा। लगभग 26 किलोमीटर की लंबी ये लाइन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो भुवनेश्वर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने साइन किया है एक कॉन्ट्रैक्ट विथ डीएमआरसी, मतलब दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ बीजू पटनायक जो कि उड़ीसा स्टेट के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। और यहाँ पर ये एमओयू साइन हुआ है या जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है वो 6,255 करोड़ रुपीस का साइन हुआ है। एंड डीएमआरसी पहले फेज में जो है फर्स्ट फेज स्टार्ट करेगी उड़ीसा में और मेट्रो लाइन को बिछाने का काम करेगी। और ऐसा बताया जाता है कि 4 ईयर्स में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 26 किलोमीटर ये प्रोजेक्ट मतलब ये मेट्रो लाइन जानी है भुवनेश्वर एयरपोर्ट से। कहाँ तक, तो भुवनेश्वर एयरपोर्ट से आप देखेंगे कटक तक ये लाइन जानी है। डन। नेक्स्ट है न्यू दिल्ली होस्ट स्पेस टेक एंड एविएशन 2047 कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे 2 दिन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसका नाम है, जिसकी थीम या नाम बोल सकते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड एविएशन इन 2047। और इसको ऑर्गेनाइज कहाँ पे कराया जा रहा है, ऑर्गेनाइज्ड बाय एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। कहाँ पर, यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में हो रहा है। चीफ गेस्ट द्रौपदी मुर्मू मतलब हमारी कंट्री की प्रेसिडेंट होने वाली है यहाँ पर। अगर हम बात करें एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया जिसका फॉर्मेशन 1948 में हुआ था और इस सोसाइटी के मेंबर एपीजे अब्दुल कलाम भी रह चुके हैं, साइंटिस्ट सतीश धवन भी रह चुके हैं। ये बॉडी जो है वो प्रमोट करती है स्पेस टेक्नोलॉजी और एविएशन सेक्टर को इंडिया में। ठीक है, वर्तमान अगर हम बात करें चेयरमैन के बारे में तो एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो प्रेजेंटली चेयरमैन है वो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। ठीक है, तो इनका नाम भी आप याद रख सकते हैं जो कि चेयरमैन भी हैं डीआरडीओ के। चलिए अगली बात यहाँ पे करते हैं हम यहाँ हलाल सर्टिफिकेशन के बारे में। पहले न्यूज़ क्या है वो देखेंगे, फिर मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। तो न्यूज़ ये है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इमीडिएट इफेक्ट से जो भी प्रोडक्ट हलाल सर्टिफाइड है उनको बैन कर दिया गया है, इसलिए पूरी न्यूज़ चर्चा में है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ बैन labeling halal on the edible such as the dairy product, sugar, bakery items, peppermint oil etc. तो इन सारे प्रोडक्ट्स में अगर हलाल सर्टिफिकेशन है, इस तरीके का सिंबल है, तो उन सारे प्रोडक्ट को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा बैन करने की बात की गई है इमीडिएट इफेक्ट से। तो ये क्या होता है सर्टिफिकेशन, तो इस सर्टिफिकेशन को समझने के लिए सबसे पहले इस वर्ड को समझना पड़ेगा विच इज़ हलाल। हलाल वर्ड जो है बेसिकली एक अरेबिक लैंग्वेज का वर्ड है। अगर आप बात करते हैं कुरान के बारे में या फिर इस्लामिक लॉ के बारे में तो वहाँ पर लिखा है कि जिन चीज़ों की परमिशन कुरान में दी गई है वो क्या कहलाती हैं, हलाल कहलाती हैं, और जिन चीज़ों की परमिशन नहीं है इस्लामिक लॉ में वो हराम कहलाते हैं। जैसे कि इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंगली अल्कोहल को कंज्यूम करना हराम कहलाता है। क्लियर। तो यहाँ पर ऐसे प्रोडक्ट जिनमें हलाल की जो मेथड है या फिर आप कह सकते हैं कि जो इस्लामिक लॉ को पूरी तरीके से फॉलो करते हुए जो प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, ऐसे प्रोडक्ट के लिए हलाल सर्टिफिकेशन देखा जाता है। डन। इतनी चीज़ें क्लियर है। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इन्हीं प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन पे, स्टोरेज पे इमीडिएट इफेक्ट से बैन लगाया है। हलाल सर्टिफिकेशन जब किसी प्रोडक्ट को मिलता है तो ये अश्योरिटी देता है या गारंटी देता है उन कंज्यूमर्स को जो इस्लामिक लॉ को फॉलो करते हैं कि आप जिस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो वो हराम नहीं है, वो हलाल प्रोडक्ट है, मतलब प्रॉपरली इस्लामिक लॉ के अनुरूप है और वही मेथड या वही हमने यहाँ पे प्रोसीजर का इस्तेमाल किया है या उन्हीं प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है जो कि सही है एज पर द इस्लामिक लॉ। तो हलाल सर्टिफिकेशन इज अ गारंटी दैट द प्रोडक्ट इज प्रिपेयर्ड इन द अकॉर्डेंस विद द इस्लामिक लॉ। ठीक है। हलाल सर्टिफिकेशन की शुरुआत 1974 में हुई थी, सबसे पहले मीट के लिए हुई थी, क्योंकि जब भी हम हलाल शब्द का इस्तेमाल करते हैं या सुनते हैं तो हम जनरली मीट के रिस्पेक्ट में बातें करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपकी गलतफहमी है कि जो हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट है वो नॉन वेज होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सारे कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो, मेडिकल प्रोडक्ट हो, कोई भी प्रोडक्ट हलाल सर्टिफाइड हो सकते हैं।
ठीक है, पहले इसको मीट के लिए दिया जाता था, फिर 1993 में इसको एक्सपांड किया गया और इसको फूड और मेडिकल में भी दिया जाने लगा। इतनी चीज़ें क्लियर है? ठीक है, अब कौन देता है हलाल सर्टिफिकेशन? जैसे हमारे देश में जितने भी फूड आइटम्स होते हैं उनका सर्टिफिकेशन कौन करता है? फसई करती है या ISI करती है। लेकिन हमारे देश में ऐसी कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट की बॉडी नहीं है जो कि हलाल सर्टिफिकेशन इशू करती हो। जबकि इस्लामिक जो कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक कंट्री में उनकी गवर्नमेंट के द्वारा ही हलाल सर्टिफिकेशन को इशू किया जाता है। हमारे देश में 12 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि हलाल सर्टिफिकेशन को इशू करने का काम करते हैं, जिनमें से आप कुछ देख सकते हैं। हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ऐसी 12 बॉडी आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि सर्टिफिकेशन को इशू करती हैं। ठीक है, हो क्या रहा था? तो हो ये रहा था कि इन सर्टिफिकेशन का गलत इस्तेमाल हो रहा था, हर एक प्रोडक्ट में किया जा रहा था और उनको इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट किया जा रहा था और एक पैरेलल इकोनॉमी भी रन की जा रही थी। तो काफ़ी लंबे समय से प्रोटेस्ट भी चल रहा था। हिंदू जन जागृति समिति काफ़ी समय से एक कैंपेन रन कर रही थी जो कि हलाल सर्टिफिकेशन के अगेंस्ट था। ठीक है, तो इतनी बातें ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप मेंस में राइटिंग भी कर सकते हो और प्रीलिम्स की बातें भी यहाँ पे कवर हो गई। बाकी इन डेप्थ अगर आपको पढ़ना है तो आप इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में जाके इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है ज्ञानोदय एक्सप्रेस। तो यहाँ पे देखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उनके द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया है ज्ञानोदय एक्सप्रेस को। कहाँ से? कटरा रेलवे स्टेशन से रियासी डिस्ट्रिक्ट तक। बेसिकली ये जो ज्ञानोदय एक्सप्रेस है कोई एक ट्रांसपोर्ट ट्रेन नहीं है, ये एक एजुकेशनल ट्रेन है जिसमें स्टूडेंट के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। इसे कॉलेज ऑन व्हील भी कहा जा रहा है। ठीक है, इसमें बेसिकली 700 गर्ल्स स्टूडेंट हैं। इनको पूरी एक ट्रिप है, अलग अलग राज्यों से जाएगी, अलग अलग सेंटर जैसे कि इसरो, इंडियन नेवी, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में विजिट भी कराया जाएगा। और एक गांधी जी के प्रिंसिपल पे फॉलो करते हुए ज्ञानोदय एक्सप्रेस को डिज़ाइन एंड तैयार किया गया है, जिसका इनिशिएटिव गांधी जी के प्रिंसिपल को फॉलो करना है, सत्य और अहिंसा को। डन। अंत में बात करते हैं लास्ट न्यूज़ के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में जिसका नाम है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और USA के बीच में होने वाली एक ज्वाइंट एक्सरसाइज है। ठीक है, इसका 14th एडिशन हो रहा है इंडिया में कहाँ पे? उमरोई में। क्लियर है कौन सा एडिशन है? तो आंसर हो जाएगा 14वें नंबर का संस्करण है। बेसिकली बेस्ट प्रैक्टिस को शेयर करने के लिए दोनों देशों के बीच में ये ज्वाइंट एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी। इसका पहला एडिशन 2010 में हुआ था। पहला एडिशन कब हुआ था? 2010 में हुआ था। और ये 14th नंबर का एडिशन आपको देखने को मिलेगा। 13th एडिशन जो है वो कहाँ हुआ था? तो हिमाचल प्रदेश में आपको 13 एडिशन देखने को मिलेगा। डन है इतनी चीज़ें। अब करेंट एडिशन तो हमें पता चल चुका है, 21 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच में चलना है। चल आइए हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आपने सारा करंट अफेयर्स देख लिया, अब फटाफट से हम क्वेश्चन देख लेते, बड़े आसान से हैं। तमिल राइटर हैं पेरुमल मुरुगन, इन्हें JCB प्राइज़ दिया गया है लिटरेचर की फील्ड में। इनकी बुक या नोबल का नाम क्या है? तो फायर बर्ड। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब हम बात करते हैं मिस यूनिवर्स के बारे में। तो यहाँ पे मिस यूनिवर्स का इस साल टाइटल जीता है सेनी पैलासियोस ने। ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो आंसर हो जाएगा निकारागुआ से बिलोंग करती हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, ऑस्ट्रेलिया ने ICC मेंस क्रिकेट ODI वर्ल्ड कप में डिफीट किया है इंडिया को बाय 6 विकेट। ये जो मैच खेला गया था ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का ये किस नंबर का टाइटल है? बेसिकली ये पूछना चाहता है। तो ऑस्ट्रेलिया का ये 6 नंबर का टाइटल है। नेक्स्ट है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। हमने 20 नवंबर को सेलिब्रेट किया। इसकी थीम क्या थी? कल ही हमने देखा है, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। यहाँ पर थीम आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है S वेंकटरमन पास्ड अवे रिसेंटली। ये किस ऑर्गेनाइजेशन के हेड रह चुके हैं? तो फॉर्मर RBI गवर्नर रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विच इंडियन सिटी हैड मैक्सिमम नंबर ऑफ वीमेन लेड स्टार्टअप? आंसर इज बेंगलुरु। नेक्स्ट, मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे हैं? तो विराट कोहली रहे हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना किसे बनाया गया है? कल हमने देखा था जेबियर मिलाई को बनाया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, फर्स्ट इंडियन जिन्हें इंटरनेशनल एमी अवार्ड मिला है वो हो जाएंगे यहाँ पे बीर दास। ऑप्शन डी। जोरावर लाइट टैंक प्रोजेक्ट है, ये किसका इनिशिएटिव है? तो DRDO और L&T इसको तैयार कर रहे हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है
कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2023 किसे डिक्लेयर किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड, तो डॉक्टर माधवराज एस। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। मिथिली, हामून एंड मोचा या मोका, ये जो टर्म्स हैं ये किस लिए हैं? तो ये साइक्लोन है और जो कि इंडियन ओशन में ओरिजिनेट हुए थे। नेक्स्ट है वर्ल्ड का पहला स्पर्म वेल रिजर्वायर कहाँ पे तैयार हुआ है? तो रिजर्व तैयार हुआ है आपका कहाँ पर? डोमिनिका में, ऑप्शन बी। वज्र प्रहार एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच में हो रही है, 14th एडिशन है। ठीक है, लग्जमबर्ग के प्राइम मिनिस्टर तो ल्यूक फ्रिडेन बन गए हैं, आज ही हमने देखा है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। ये जो प्रोडक्ट है ये किस स्टेट या किस यूटी का जीआई प्रोडक्ट है? ठीक है, जिसका नाम है सी बकथ्रॉन। ओके, तो आपको इसका आंसर हमें देना है कमेंट सेक्शन में। बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।